गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रेकवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर के और इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कॉमर्शियल बैंक जो आपका टॉपिक है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है मीनिंग, सेकंड है फंक्शन और थर्ड है मनी क्रिएशन। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इवन ये यूनिट मनी एंड बैंकिंग यूनिट ही आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है मीनिंग। मीनिंग की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, पब्लिक को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है और पब्लिक के डिमांड करने पर उनके डिपॉजिट्स की रीपेमेंट कर देता है। मतलब कॉमर्शियल बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ जो वेरियस तरीके से अकाउंट्स ओपन करेगा और उसके बाद जनता का जो पैसा है उसको अपने पास जमा कर लेगा, फिर यही पैसे वो दूसरी जनता को लोन प्रोवाइड करेगा और अगर जनता ने मांगा तो उनके डिपॉजिट्स को उन्हें वापस कर देगा। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक ये सब काम के बाद एक एक्स्ट्रा काम और करता है जिसे हम बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है ये तो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, लेकिन हमको इससे एक बात पता चल गई कि कॉमर्शियल बैंक एक और काम करता है, वो क्या है? मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, उनका पैसा वापस करेंगे और मनी क्रिएशन करेंगे तो उन्हें हम कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का काम नहीं कर सकता तो उसे हम कॉमर्शियल बैंक नहीं बोलेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस आ गया। वो क्या कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएशन नहीं कर सकता और कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये हमको पता चल गया कि सभी कॉमर्शियल बैंक हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है वो तो कॉमर्शियल बैंक भी कर ले रही है, लेकिन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे और पब्लिक का पैसा ऑन डिमांड उन्हें वापस कर देंगे, प्लस मनी क्रिएशन का काम भी अगर कर लेंगे तो उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहेंगे। अदरवाइज वो केवल और केवल क्या बन के रह जाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएंगे। समझे? अब कॉमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपकी कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी बैंकों को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये सारी उसके मीनिंग में, कॉमर्शियल बैंक्स के मीनिंग में कवर होती हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है कि सर इन्हें कॉमर्शियल बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्या ये कोई कॉमर्स मतलब कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं? क्या ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल बैंक बोले? तो बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जितनी भी बैंक्स हैं ये बैंकें इंश्योरेंस की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी, ये जितने भी काम कर रहे हैं इन्हें इनकी क्या बोला जाता है? बिजनेस सर्विस या प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके थ्रू ये सभी बैंक्स बिजनेस का काम कर रही हैं, इसलिए इन्हें कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। ठीक है, अब बिजनेस का काम कर रहे हैं इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है पैसा कमा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं वो समझिए। मान लीजिए ये है कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैनरा बैंक। ठीक, अब ये है हमारी कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक के पास पैसा कहां से आता है? तो कैनरा बैंक के पास पैसा आया पब्लिक से, कि इस पब्लिक ने कैनरा बैंक के पास पैसे को क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अब इस डिपॉजिटेड अमाउंट को कैनरा बैंक क्या करेगी? तो याद है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पब्लिक का जितना भी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास आया उसका कुछ पोर्शन तो कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई को देना पड़ता है, और कुछ पोर्शन जैसे हम सीआरआर बोलते हैं, और कुछ पोर्शन उसको खुद अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसएलआर। तो पब्लिक का जितना भी डिपॉजिट आया उसका कुछ पोर्शन तो उसने आरबीआई को डिपॉजिट कर दिया और कुछ पोर्शन
उसने क्या कर लिया, सेल्फ रख लिया। जो आरबीआई के पास डिपॉजिट किया उसे हम सीआरआर बोलते हैं, और जो खुद के पास होल्ड करके रख लिया उसे हम क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। और उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है उसको वो क्या करती है, जो नीडी पीपल होती है उस नीडी पीपल को क्या कर देती है, एज अ लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर देती है। तो इसका मतलब पब्लिक से पैसा आया, वो डिपॉजिट के फॉर्म में आया, और यहाँ दूसरी पब्लिक को लोन के फॉर्म में इन्हें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा, जिन पर्सन को लोन दिया है उनसे बदले में क्या ले लेगी कॉमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट ले लेगी, ठीक है। और जिन पर्सन ने डिपॉजिट किया है उनको क्या कर देगी, इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। अब पैसा कैसे कमाती है इसमें कॉमर्शियल बैंक, तो देखो जनरली जब भी कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो महंगे इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के लिए 12% कि 12% का इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड कर रही है, और जब इधर डिपॉजिट वालों को इंटरेस्ट देने की बात आती है तो उन्हें बहुत कम परसेंट पे इंटरेस्ट दिया जाता है, से 4%। तो यहाँ 10 और 12% पे हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 4% पे हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो 12% हमने लोन का इंटरेस्ट कमाया और यहाँ पे 4% का हमने इंटरेस्ट चुकाया, तो कुल मिला के 8% का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम बनती है। तो समझ आया आप लोग कि बैंक ने जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से अर्न करा, तो इस तरीके से बैंक के अपना प्रॉफिट अर्न करती है। ये तो एक मैंने जनरल सा प्रॉफिट अर्निंग की आपको तरीका बताया। इसके अलावा जो हम ड्राफ्ट की या वेरियस एटीएम की या जितनी भी टाइप की सर्विसेज लेते हैं उस पर बैंक अपना अलग से चार्जेस काटती है, तो उसकी इनकम भी आपकी बिजनेस इनकम में कवर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैंक का मीनिंग, उसका क्या एग्जांपल होते हैं और वो किस तरीके, उसको कॉमर्शियल बैंक क्यों कहते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक कि मतलब कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो दो फंक्शंस तो हमको मीनिंग में ही मिल गए थे, एक तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। पर अब हम इसके फंक्शंस को प्रॉपर वे में देखने वाले हैं। तो अगर कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस भी दो पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब फर्स्ट फंक्शन में हम देखने वाले हैं कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के दो तरीके अपनाती है। फर्स्ट होता है उसका डिमांड डिपॉजिट, सेकंड होता है टाइम डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट हम मनी सप्लाई के मेजरमेंट में M1 में पढ़ के भी आए थे, ठीक है। मैं यहाँ फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। दो तरीके के डिपॉजिट के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक अमाउंट एक्सेप्ट करती है। फर्स्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट, सेकंड है आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं कि जो पब्लिक ने बैंक के पास जमा करे और पब्लिक जब चाहे उसकी डिमांड पे वो पैसे को वापस निकाल लेगी। मतलब पब्लिक की जब डिमांड हुई उसने उस पैसे को वापस निकाल लेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसमें जैसे हमारे सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट क्या होते हैं कि सेविंग अकाउंट्स तो नॉर्मल पीपल खुलवाते हैं, जैसे दैट इज नॉन बिजनेस एंटिटी। और करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट जो बिजनेस एंटिटी होती है वो खुलवाती है। सेविंग अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, बट करंट अकाउंट में बैंक जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती, ठीक। तो ये तो होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसमें हम जब चाहे तब पैसा डालें और जब चाहे तब पैसा वापस भी निकाल लें, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट नाम ही है टाइम डिपॉजिट, इसका मतलब इसमें हम जो पैसा जमा करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ठीक है। तो हमने अगर बैंक के पास जाके एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा जमा कर दिया कि भाई अब हम वो पैसे नहीं निकालेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो इसे ऐसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। जैसे आपने नाम सुना होगा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हम क्या करते हैं, बैंक के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जाके जमा कर देते हैं और वो फिक्स्ड टाइम के लिए जमा होती है। उसके बाद ही हम उस टाइम कंप्लीट होने के बाद उस मैच्योरिटी पीरियड पे हम उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने पे हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग एफडी जमा करके रखते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करा, एक तो हुआ उसका डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हुआ टाइम डिपॉजिट। ये हमने देखा क्या
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब सेकंड नंबर का हम फंक्शन देखने वाले हैं प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब इस फंक्शन में कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेगी, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करेगी। अब लोन्स एंड एडवांसेस कॉमर्शियल बैंक दो टाइप से प्रोवाइड कर सकती है, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों चीजें तो आप 11th के अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं। जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें एसेट्स लायबिलिटी आती थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होती थी, और लॉन्ग टर्म मतलब जो मोर देन 1 ईयर के लिए होती थी। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपनाया है। तो कॉमर्शियल बैंक्स जब पब्लिक को या किसी बिजनेस को लेस देन 1 ईयर के लिए लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर कॉमर्शियल बैंक्स 1 साल से ज्यादा के लिए लोन प्रोवाइड करे तो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है टर्म लोन। ठीक है बेटा, तो ये हुए आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हमने देखे प्राइमरी फंक्शन जिसमें हमने देखा एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, और दूसरा फंक्शन देखा प्रोवाइडिंग लोन। अब हम आते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन में मेनली दो फंक्शन कवर होते हैं, एक होता है एजेंसी फंक्शन और दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये एजेंसी रिलेशनशिप या जो एजेंसी है इसका मतलब आप जानो। देखो, एजेंसी का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन मतलब एक हो मालिक, प्रिंसिपल यानी मालिक, और दूसरा हो उसका असिस्टेंट मतलब जो उसका काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट। और प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक और हमारे बीच में भी किसी तरह का एजेंसी रिलेशनशिप बनता होगा। हाँ सर समझ गए, बनता होगा, पर इसमें सर ये बताइए मालिक तो बैंक ही होती होगी, हम तो एजेंट होते होंगे। नहीं बेटा, इसमें उल्टा है, हम होते हैं प्रिंसिपल और बैंक होती है हमारी एजेंट। सर कैसे, वो ऐसे बेटा क्योंकि हम जो भी डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन बैंक को देंगे बैंक उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी। तो बैंक हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है, इसलिए हम हुए प्रिंसिपल और बैंक हुई हमारी एजेंट। तो एजेंट के फॉर्म में बैंक कौन कौन से काम करती है या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, तो एग्जांपल के लिए कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स या कलेक्शन ऑफ फंड। अब कलेक्शन ऑफ फंड कैसे करती है, तो जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद के रखे हैं, तो शेयर्स या डिवेंचर्स पे वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी, डिविडेंड देगी, मुझे कुछ इनकम देगी। तो वो इनकम सारी की सारी कलेक्शन कौन करेगा, कॉमर्शियल बैंक डायरेक्ट मेरे अकाउंट में कलेक्ट करके रख लेगी। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन मेरे अकाउंट में पैसा डलवाएगा, तो वो पैसा अगर वो डलवा रहा है तो कॉमर्शियल बैंक क्या कर रही है, उस पैसे को कलेक्ट कर रही ना ऑन माय बिहाफ, और मेरे अकाउंट में उस पैसे को डाल रही है। तो इसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ अमाउंट का फंक्शन। दूसरा इसी में एजेंसी फंक्शन में हम बोल सकते हैं जैसे कि लोन की पेमेंट करना, कि हमने मान लो अगर कोई लोन लेके रखा है तो उस लोन की ईएमआई कटनी है, तो ईएमआई मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, तो ईएमआई कटनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉमर्शियल बैंक को डायरेक्शन दूंगा कि जब जब मेरी किस्त की ड्यू डेट आए तब तब आप मेरे अकाउंट्स में से उस पैसे को डिडक्ट करके वहां पे जमा कर देना। अगर मान लो मेरी एलआईसी की ड्यू डेट आ गई तो वो एलआईसी की अमाउंट भी आप मेरे अकाउंट में से वो अमाउंट को डिडक्ट करना और एलआईसी में जमा कर देना। तो मेरे बिहाफ पे कॉमर्शियल बैंक काम कर रही है एज एन एजेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसके एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद इसका लास्ट फंक्शन होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, कुछ जनरल यूटिलिटी के फंक्शंस परफॉर्म करवा देती है। अब ये जनरल यूटिलिटी के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि लिए आपकी लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी क्या होती है कि अगर हमारे कोई कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट या पर्सनल हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके लॉकर में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोई ज्वेलरी, कोई प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं, उन सबको भी हमको सेफ रखना है तो हम बैंक से लॉकर फैसिलिटी लेंगे और उस लॉकर्स में हम हमारे ये प्रीशियस स्टोन्स या ज्वेलरी है या हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको जाके क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बैंक की
लॉकर फैसिलिटी। उसके बाद बैंक अगर इसी में देती है मान लो रेमिटेंस ऑफ फंड। अब रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना या ट्रांसफर करना, कि हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हमारी अमाउंट को ट्रांसफर करना है, फंड को ट्रांसफर करना है, तो ये रेमिटेंस ऑफ फंड का फंक्शन भी परफॉर्म करती है कौन? कॉमर्शियल बैंक। इसके अलावा एटीएम की फैसिलिटी हुई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपका एटीएम है। तो ये जितनी भी फैसिलिटी है ये कॉमर्शियल बैंक किसके फॉर्म में परफॉर्म करती है? ये करती है जनरल यूटिलिटी फंक्शन के फॉर्म में। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन में मेन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं। प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो दो पार्ट, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर यहाँ सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में कौन कौन से आ गए? एक एजेंसी फंक्शन और दूसरा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब बेटा हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। ठीक, इसका एक और नाम होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो बेटा ये पूरी प्रोसेस है और इसमें हम ये जानेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से मनी का या क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। बट सर आपने तो कहा था कि मनी का क्रिएशन करने का राइट तो केवल सेंट्रल बैंक को होता है। नहीं बेटा, मैंने क्रिएशन नहीं कहा था, मैंने इशूइंग कहा था। ठीक है, तो मनी का क्रिएशन और इशूइंग ऑफ करेंसी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। मनी का क्रिएशन अलग कॉन्सेप्ट है और इशूइंग ऑफ करेंसी अलग कॉन्सेप्ट है। इशूइंग ऑफ करेंसी में नोट्स या करेंसी जो होती है, कॉइन्स वगैरह, उनकी प्रिंटिंग की जाती है और प्रिंटिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी इकोनॉमी में। इसे बोलते हैं इशूइंग ऑफ करेंसी। ठीक है, या इशूइंग ऑफ नोट्स या कॉइन्स। और दूसरा हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मनी का क्रिएशन, जो कि कॉमर्शियल बैंक कर सकती है। इसमें कॉमर्शियल बैंक नोट नहीं छापेगी, ना ही किसी तरह के कॉइन्स को प्रिंट करेगी। ठीक है, ये किस तरीके से क्रेडिट या मनी की क्रिएशन करती है वो अब हम कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन की मैं प्रोसेस आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में दो अजम्पशंस एप्लीकेबल होते हैं। अब वो दो अजम्पशंस कौन कौन से हैं? तो अजम्पशन नंबर 1, देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी। मतलब उस इकोनॉमी में केवल और केवल एक ही बैंक होगी। हाँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं लेकिन बैंक केवल एक ही रहेगी। एग्जांपल के लिए अगर एसबीआई बैंक है तो पूरी इंडिया में केवल एसबीआई बैंक है और उसी की ब्रांचेस पूरी इंडिया में फैली हुई है। ठीक, अजम्पशन नंबर 2, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी आर टू बी डन थ्रू बैंकिंग सिस्टम ओनली। इसका मतलब मेरे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होंगे। मतलब मैं कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैंने कोई कमोडिटी खरीदी तो उसकी पेमेंट मैं कैश में नहीं कर सकता हूं, मुझे या तो उसको चेक देना पड़ेगा या नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से अकाउंट में उसके पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग सिस्टम। ठीक, तो दो तरीके के हमको अजम्पशन ध्यान रखना है, तभी हमको ये प्रोसेस समझ आएगी। अदरवाइज मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा और आपके दिमाग में उल जलूल सवाल घूमते रहेंगे। तो कौन कौन से दो अजम्पशन? पहला अजम्पशन तो ये कि पूरी कंट्री में केवल एक ही बैंक है, और अजम्पशन नंबर 2 कि सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होंगे, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। देखिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन है, उसने बैंक को डिपॉजिट किया से 1000 रुपीज। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं ऊपर, क्या किया? ये डिपॉजिट किया। ठीक है, किसी पर्सन ने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। अब क्या होगा भाई? आपको हमने बताया था कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है वो पूरे डिपॉजिट को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। वो क्या करेगी? उसमें से जितना डिपॉजिट आया कुछ पोर्शन सीआरआर के फॉर्म में और कुछ पोर्शन एसएलआर के फॉर्म में क्या कर लेगी? रोक लेगी। रोक लेगी मतलब सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगी और एसएलआर के फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रख लेगी। ठीक है, और इन दोनों को ही अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है एलआरआर। एलआरआर मतलब लिक्विडिटी रिजर्व रेशो।
ठीक है। ये LRR कैसे बना, CRR और SLR दोनों को प्लस कर दो तो क्या बन जाता है, LRR बन जाता है। तो मान लेते हैं कि RBI के पास पैसा डिपॉजिट करने की रेट कितनी है, 10%, और कॉमर्शियल बैंक के पास भी पैसा डिपॉजिट करने की रेट कितनी है, 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% प्लस 10% टोटल LRR कितना हो गया, ये हो गया 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया उसका 10% तो वो RBI के पास जमा कर देगी और 10% वो अपने पास होल्ड करके रख लेगी। तो इस तरीके से 20% पैसा तो क्या हो जाएगा, बैंक के पास ही रुक जाएगा, यानी 1000 का 20% कितना होगा, 200 रुपीज। ये 200 रुपीज तो बैंकों के पास ही रुक गया। तो अब कॉमर्शियल बैंक लोन कितना प्रोवाइड कर पाएगी, तो कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर पाएगी, 1000 में से 200 होल्ड हो गया तो लोन अब प्रोवाइड हो पाया कितना, 800। इसका मतलब ये है कि डिपॉजिट ए पर्सन ने किया था, ए पर्सन ने यहां डिपॉजिट किया 1000, अब ये 1000 में से 200 होल्ड हो गए और 800 लोन प्रोवाइड हो गया से किसको, बी पर्सन को, ठीक है। अब बी पर्सन को ये जो लोन प्रोवाइड हुआ तो बी इस लोन का क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इसने लोन लिया है तो कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए लिया होगा। तो सपोज बी ने 800 रुपीज की मशीनरी परचेज कर ली। अब अगर बी ने मशीनरी परचेज कर ली, सपोज वो मशीनरी परचेज उसने सी से करी थी कि सी से 800 रुपीज की मशीनरी परचेज कर ली, तो 800 रुपीज कैश तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इस लोन अकाउंट में से डायरेक्ट सी को ट्रांसफर कर देगा कितने, 800 रुपीज। तो ये जो बी है उसने सी को 800 रुपीज क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए बिकॉज ऑफ परचेसिंग मशीनरी। तो मशीनरी परचेज करने की वजह से बी ने क्या कर दिया, सी को 800 रुपीज दे दिए। अब दे दिए इन द सेंस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब अगर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो हमने अभी देखा था फर्स्ट नंबर का ही अजम्पशन कि सारी बैंक के एक ही है, पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है। इसका मतलब ए हो, बी हो या सी हो, सबके अकाउंट SBI मतलब उस सिंगल बैंक में ओपन हुए हैं। तो SBI में इस लोन अकाउंट से बी के पैसा ट्रांसफर होके किस में चला गया, सी के अकाउंट में, और सी के अकाउंट में चला गया यानी उसी बैंक के पास पैसा आ गया। अब बैंक के पास ये 800 फिर से आ गया मतलब डिपॉजिट हो गया। तो अब डिपॉजिट का फिर से वो लोन प्रोवाइड करेगी, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकती क्योंकि जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट RBI के पास, कुछ परसेंट अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है। तो 800 का इस बार 20% फिर होल्ड हो जाएगा। तो 800 का 20% कितना हुआ, 160 रुपीज। तो 160 रुपीज होल्ड हो गया और उसके बाद बचा कितना, 640। ये 640 कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर देगी, किसको प्रोवाइड कर देगी, सपोज डी को। तो बैंक के पास 800 यहां बैंक में आए, उसके बाद उन्होंने डी को लोन प्रोवाइड कर दिया। अब डी इस लोन का क्या करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, डी भी इस लोन की से कुछ परचेज करेगा। तो मान लो डी ने जो भी परचेज किया उसकी पेमेंट वो कर दी उसने ई को, ई नंबर का पर्सन था उसको पेमेंट कर दी कितनी, 640। अब जब 640 की ई को पेमेंट कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, ई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब जब ई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए इसका मतलब उसी बैंक के पास फिर से कितने आ गए, 640 आ गए। अब 640 जब भी आए उसका 20% वो होल्ड करके रख लेगी अपने पास और फिर बाकी का लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। अब सवाल ये आता है इसको मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन क्यों बोलते हैं, और दूसरा ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलती रहेगी, ऐसे तो ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगी। तो खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला बना है और उस फॉर्मूले का नाम है मनी मल्टीप्लायर। और फॉर्मूले का फॉर्मूला है 1/LRR। अब ये 1/LRR, LRR कितना है हमारा 20%, तो हम बोल सकते हैं 1/20%। और 1/20% करोगे
तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 5। अब ये जो 5 है ये क्या बता रहा है, ये मनी मल्टीप्लायर का आंसर 5 हमें ये बता रहा है कि अगर किसी पब्लिक ने इनिशियल लेवल पे 1000 रुपीज डिपॉजिट किए तो ये प्रोसेस बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते होते कितने तक पहुंच जाएगी, 5 टाइम्स तक पहुंच जाएगी। 5 टाइम्स तक पहुंच जाएगी मतलब ये कि ये जो डिपॉजिट है 1000 फिर 800 फिर 640 ये कितने टाइम तक हो जाएगा, ये 1000 5 टाइम्स तक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो मैं यहां बताता हूं। जैसे मान लो ये है आपका टोटल डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट कैसे आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। अब प्राइमरी डिपॉजिट हमारा क्या है, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट पर्सन ने जो डिपॉजिट किया था उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब कि ये वाली अमाउंट है, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, इस अमाउंट को हम बोलेंगे हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास कितना आ गया 1000 और मनी मल्टीप्लायर अभी हमने निकाला कितना 5, तो टोटल कितना आ गया हमारा 5000। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइमरी डिपॉजिट इनिशियली हुआ था इसका अगर हम ये प्रोसेस में अप्लाई करते जाएंगे तो टोटल जो हमारा डिपॉजिट है वो टोटल डिपॉजिट कितना आ जाएगा, टोटल 5000। और वो 5000 कैसे आया, पहले हमने मनी मल्टीप्लायर निकाला उसके बाद हमने टोटल डिपॉजिट निकाला। तो ये तो हमारा आया क्या, टोटल डिपॉजिट। और स्टार्टिंग में क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट। अब एलआरआर कितना है 20%, तो 5000 का 20% कितना आ जाएगा 1000। अब 5000 में से 1000 एलआरआर होल्ड हो गया तो बचा कितना 4000। ये टोटल हमारा क्या हुआ, लोन। तो अब हम ये देखते हैं कि इसे हमने मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्यों कहा। तो हमने भाई इसे मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर इसलिए कहा कि सोचो इनिशियल लेवल पे 1000 डिपॉजिट हुआ था केवल, उसके बाद तो किसी पर्सन का एक्चुअल में कोई डिपॉजिट ही नहीं हुआ, केवल अकाउंट ही अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी बैंक ने बी को 800 का लोन दे दिया, डी को 640 का लोन दे दिया और उसके बाद अदर पर्सन को लोन देते गई और टोटल 1000 डिपॉजिट से 4000 तक का लोन प्रोवाइड कर दिया कॉमर्शियल बैंक ने। यानी 1000 से 5000 टोटल बना दिए, जिसमें 1000 तो एलआरआर के फॉर्म में होल्ड हो गया और 4000 ऐसा लोन भी प्रोवाइड हो गया। तो 1000 से 5000 तक का हमने ट्रेवल कर लिया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, यानी कि छोटी सी अमाउंट से अमाउंट को क्रिएट कर करके कई गुना बढ़ा देना, उसे हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसीलिए तो नाम है उसका मनी मल्टीप्लायर, यानी मनी का मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, चलो तो ये तो हमने देखा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं कि इनिशियल लेवल पे किसी पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, उसका कुछ पोर्शन सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को होल्ड करना पड़ता है। सीआरआर आरबीआई को, एसएलआर खुद के पास, तो कुछ पोर्शन तो होल्ड हो गया। अब जो बचा वो एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया। जिस भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करा वो पैसे को खर्च करेगा। पैसे को खर्च करेगा इसका मतलब कोई कमोडिटी या गुड्स को परचेज करेगा। जब वो परचेज करेगा तो उसका पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होना यानी उसी बैंक के पास वापस डिपॉजिट के फॉर्म में आ जाना। तो बैंक के पास 800 आए, डिपॉजिट आया, फिर से उसको सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में होल्ड करना पड़ेगा। तो 20% 160 होल्ड कर दिया। जो भी अमाउंट 800 में से 160 माइनस करी बची कितनी 640, वो नेक्स्ट पर्सन को लोन प्रोवाइड कर देंगे। फिर वो नेक्स्ट पर्सन अपना परचेज करेगा, गुड्स परचेज करेगा और उसकी पेमेंट करेगा बैंक के फॉर्म में, तो ई के पास डिपॉजिट हो जाएगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। और वो प्रोसेस कब तक चलेगी, उसके लिए हमें दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर, दूसरा है टोटल
डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखा हमने 1 अपॉन LRR, तो 1 अपॉन में LRR है हमारा 20%, 20% यानी 1 अपॉन 20% के लिए इंटू 100 का साइन लगाना, तो कितना आ जाएगा 5। ये क्या बताता है हमको मनी मल्टीप्लायर, ये हमको बताता है 5 आया है टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लायर है यानी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होता है, तो ये हमको बताता है कि आप जितना भी इनिशियल डिपॉजिट करोगे वो मल्टीप्लाई हो के कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स होगा। ठीक, तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो सबसे फर्स्ट पर्सन ने इनिशियली डिपॉजिट किया था बैंक को, उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। उसमें हमने मनी मल्टीप्लायर का इनटू किया, तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ गया कितना, 5000। तो ये प्रोसेस हुई हमारी क्या, मनी मल्टीप्लायर की। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये तो आपने समझा दिया, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो बेटा, इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो आप ये ABCD तो आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। आपको यहां बताने हैं इसके राउंड बताने, मतलब इसको आप बोलोगे राउंड 1, इसको आप बोलोगे राउंड 1, ये हुआ आपका राउंड 2, ये हुआ आपका राउंड 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या बताता है, इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि राउंड 1 में प्राइमरी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास आता है, जिसका कुछ पोर्शन LRR के फॉर्म में बैंक होल्ड कर लेती है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है प्राइमरी डिपॉजिट का, उसे एज अ लोन प्रोवाइड कर देती है। फिर राउंड 2 में हम बताएंगे कि जो एज अ लोन अमाउंट प्रोवाइड करी, वही लोन किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में एज अ डिपॉजिट हो जाती है, उस डिपॉजिट का फिर से LRR के फॉर्म में बैंक होल्ड कर देती है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लोन प्रोवाइड करती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेटा जो थ्योरी लिखोगे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इसकी प्रोसेस लिखना है। अगर आपने 2 लाइन की थ्योरी लिख दी और ये नहीं लिख के आए तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने वो 2 लाइन नहीं लिखी और ये पूरा लिख के आ गए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब समझ रहे हो कि वो जो थ्योरी की मैंने अभी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 बोल के बताया, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस आपको ये प्रोसेस को न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाने की है। ठीक है, इसमें ये 1000 और 20% कहां से आया, तो बेटा ये मैंने अजम्पशन लिया, आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि इससे 1000 इज अ प्राइमरी डिपॉजिट एंड रेट ऑफ LRR इज 20%। ठीक है, ये आप एग्जांपल में अज्यूम करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये बैंकिंग चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा मनी एंड बैंकिंग टोटल यूनिट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।